पीएफआई क्या है और कैसे पड़ी थी इस संगठन की नींव। आज इसी पर करेंगे हम पूरी चर्चा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्यों चर्चा में है पीएफआई। पीएफआई की चर्चा में बने रहने के पीछे 5 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाने की अधिसूचना जारी की है। बीते लंबे समय से पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। प्रतिबंध से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई का संबंध आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और प्रतिबंधित संगठन सिमी से रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इस पर सरकार ने कहा है, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमज़ोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ये वह मुख्य बातें हैं जिस पर पीएफआई मीडिया की सुर्खियां और लोगों में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे और कब हुआ था पीएफआई का गठन, पीएफआई पर लगे सिमी से संबंध के आरोप के क्या है मायने, पीएफआई का घोषित एजेंडा और सबसे आखिर में एक ऐसे वकील जो कभी कॉलेज का छात्र अब एक सफल वकील, और कैसे आक्रोश ने इस मुस्लिम युवक को बनाया पीएफआई का सदस्य। इनकी कहानी के माध्यम से जानेंगे पीएफआई के अंदर की रणनीति, उसकी विचारधारा और काम करने का तरीका क्या है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ कि कैसे और कब हुआ था पीएफआई का गठन। समय था 1980 का, जब उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजशास्त्री जावेद आलम के शब्दों में भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुसलमानों की सोच में बड़ी तब्दीलियों को जन्म दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ भी इसी दौर में वजूद में आए थे। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ, तमिलनाडु की मनिथा निथि परासाई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर में हुई। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना के कुछ सालों बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगी थीं। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको हम पीएफआई के नाम से जानते हैं, बनाने का फैसला लिया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 सालों बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाले कार्डर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्य का दावा करता है। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर वॉल्टर एमरिक ने अपनी किताब में पीएफआई की स्थापना को अहम बताया था। उनके अनुसार ये पहली बार था कि मुस्लिम राजनीति का संचालन दक्षिण भारत से करने की कोशिश की गई थी। उनके अनुसार ये एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी और इसके नेतागण कामकाजी समूह से संबंध रखते थे। पीएफआई अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता रहा है, हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती थी। इस संस्था के खिलाफ राजद्रोह और गैरकानूनी कामों में संलग्न होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक के बाद दूसरे मुकदमों में लगाए जाते थे। साथ ही पीएफआई को सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा रूप कहे जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके पीछे एक कहानी चलाई जाती है। बताया जाता है राजस्थान में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम लिया गया था। पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज छापे के दौरान पाए जाने का दावा किया था, जिसमें साल 2047 तक इस्लामी राज्य के गठन का रोडमैप तैयार था। हालांकि संगठन ने उस वक्त पुलिस की ओर से जब्त किए गए दस्तावेज को फर्जी बताया था। हालांकि पीएफआई पर पिछले हफ्ते भर में सैकड़ों छापे पड़े और संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वो साल 2007 में अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। साल 2008 से एनआईए की उस पर लगातार नज़र बनी हुई थी। प्रोफेसर टीजे जोसेफ का मामला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया था,
इस मामले में अदालत में संगठन से जुड़े कुछ लोगों को सजा भी हुई है। मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ पर हमला इस नाम पर किया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ बेअदबी की थी। संगठन बनने के बाद से ही आरोप लगते रहे हैं कि पीएफआई प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है उनमें सिमी का नाम है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया। सिमी के रिश्ते एक अन्य इस्लामी चरमपंथी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होने की बातें भी कही जाती रही हैं। भारत सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन पर भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगा रखा है। पीएफआई और सिमी के संबंध होने की बात खास तौर पर इसलिए उठती रही है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे हैं। अब चूँकि पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के 6 साल बाद 2007 में हुआ था, तो एक आरोप यह भी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण कुछ पूर्व सिमी सदस्यों ने दूसरे नाम से एक संस्था शुरू कर दी थी। हालांकि संस्था के संस्थापकों में से एक प्रोफेसर पी कोया ने एक न्यूज़ चैनल से एक पुरानी बातचीत में इस संबंध को खारिज करते हुए कहा था कि एनडीएफ साल 2093 में वजूद में आई, जबकि सिमी से उसके संबंध साल 1981 में समाप्त हो गए थे। एनडीएफ उन 3 संस्थाओं में से एक थी जिनके विलय के बाद पीएफआई की स्थापना हुई थी। लंबी चौड़ी सदस्यता और संगठन शक्ति के दावे के बावजूद संगठन को राजनीतिक तौर पर केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मामूली सफलताएं ही अब तक हासिल हो पाई थीं। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार मामले में सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि हिजाब के मामले को पीएफआई बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कहा गया कि वो मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश करता है कि वो हिजाब का इस्तेमाल करें। इस मामले में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और नेशनल वीमेंस फ्रंट का नाम भी आया था, जिनको अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक धड़ा रहा है। हालांकि पीएफआई के लोग दोनों में सीधे संबंध की बात से इनकार करते रहे हैं। कर्नाटक में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पीएफआई का प्रभाव बढ़ता बताया जाता रहा है। केरल में राजनीतिक हिंसा की वारदातों में पुलिस संगठन का नाम लेती रही है। पीएफआई का एजेंडा क्या है? इस पर संस्था कहती है कि उसका मिशन एक भेदभावहीन समाज की स्थापना है जिसमें सभी को आज़ादी, न्याय और सुरक्षा मिल सके, और इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहती है ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। अपना उद्देश्य वो देश की अखंडता, सामुदायिक भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बताती है। साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी और न्याय व्यवस्था को कायम करने की बात पीएफआई द्वारा की जाती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं मानती, बल्कि संस्था के विरुद्ध दाखिल एक के बाद दूसरे मामलों में राजद्रोह, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने यानी यूएपीए, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, विदेशी फंड से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने का आरोप लगता रहा है। लेकिन इन सब पर दी प्रिंट पर छपी एक वकील की कहानी, जो कवि कॉलेज का छात्र अब दिल्ली में एक सफल वकील बन चुके हैं और पीएफआई में लंबे समय तक सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीएफआई में शामिल होने की शर्तें ऐसी नहीं थीं जो किसी सामान्य किशोर को आकर्षित कर सकें। उस समय यानी 2015 में पीएफआई के जिला अध्यक्ष ने अब वकील बन चुके इस छात्र को बताया था कि सदस्य को शराब, तंबाकू उत्पादों के सेवन, विवाह पूर्व यौन संबंध आदि की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सदस्यों को पाक साफ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए और उनके लिए दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से दूरी बनाना भी ज़रूरी होगा। वकील ने बताया, मैं पहले से ही एक अच्छा मुसलमान था, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत शामिल कर लिया और अब 7 साल हो चुके हैं। कोई सदस्यता कार्ड नहीं दिया गया था, केवल संगठन के नियम कायदों से जुड़ी एक बुकलेट दी जाती थी। वकील ने आगे कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जगहों, संगठनों और सभाओं की मुस्लिम परंपरा के मद्देनज़र पीएफआई में केवल पुरुष सदस्य ही हैं। हालांकि इसकी एक महिला विंग है जिसे राष्ट्रीय महिला मोर्चा कहा जाता है। साथ ही कई अन्य संबंध संगठन जैसे रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट ऑफ एम्पावर इंडिया फाउंडेशन आदि भी हैं। इन सभी को अगले 5 वर्षों के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया है। इन संगठनों पर सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई ने पिछले कुछ वर्षों में अपना आधार तेजी से बढ़ाया है। वकील इस बात से सहमत हैं, लेकिन कहते हैं कि आरएसएस विरोधी और हिंदुत्व विरोधी रुख के कारण लोग संगठन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, हम एकजुट करने वाली ताकत हैं, कोई भी पीएफआई के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता। धर्म कोई मायने नहीं रखता।
वकील के मुताबिक पीएफआई किसी औपचारिक भर्ती अभियान के जरिए कैडर भर्ती नहीं करता है। इसके बजाय अड्डा या परिचर्चा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां संगठन के कामकाज आदि पर चर्चा होती है और बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों की आवाज़ को एकजुट होकर मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। उन्होंने बताया, जब कोई पीएफआई के बारे में सुनता है तो वह सदस्यों, समर्थकों और वॉलंटियर से संपर्क साधते हैं, जो उन्हें वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास ले जाते हैं। वकील ने आगे बताया कि नए सदस्यों का पहला काम समर्थन जुटाना होता है, पीएफआई के विचारों के बारे में बताना, अल्लाह का संदेश फैलाना और दूसरों को सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों पर चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। यह शुरू में पोस्टर लगाने और चैट ग्रुप पर मैसेज फॉरवर्ड करने के जरिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीएफआई मुख्यतः 4 मोर्चे पर ज़्यादा काम करता है: शिक्षा, आर्थिक राहत, कानूनी सहायता और मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताना। हर माह एजेंडा तैयार होता है और अभियान की रूपरेखा तय की जाती है। पीएफआई सदस्यों के लिए महीने में कम से कम एक बार पार्टी कार्यालय में मिलने का नियम है। संगठन का दावा है कि उसने असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया है और कोविड के दौरान पीपीई किट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी वितरित किए हैं। वकील ने यह दावा भी किया कि लाखों भारतीय इस संगठन का हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश दलित भारत से हैं, लेकिन कई अन्य लोग भी हैं जो संगठन के साथ सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई फंडिंग के लिए मुख्यतः चंदे पर निर्भर है। इसका एक बड़ा हिस्सा रमज़ान के महीने में मिलने वाली ज़कात यानी धार्मिक चंदे के माध्यम से आता है। पीएफआई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने संबंधी अपनी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में शामिल रहा है और इसने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। पीएफआई पर प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की ही एक शाखा होने का भी आरोप है। इसके खिलाफ प्रमुख आरोपों में 2020 के दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग करना, 2020 हाथरस बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर हिंसा भड़काना और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध के लिए वित्तीय और साजो सामान के स्तर पर सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने यह आरोप भी लगाया कि इसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंडिंग, भर्ती और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। हालांकि वकील ने ऐसे सभी आरोपों से इनकार किया है। पीएफआई के कुछ सह संस्थापक सिमी से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसी संगठन की शाखा है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की नींव बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने के 2 साल बाद पड़ी। सिमी को 2001 में प्रतिबंधित किया गया था। हमारे संगठन में राजनीतिक दलों के पूर्व सदस्य भी हैं, लेकिन केवल सिमी की बात करना और कुछ नहीं बल्कि पीएफआई को एक कुख्यात संगठन के तौर पर चित्रित करने की कोशिश भर है। पीएफआई का आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि यह संगठन 2006 में दक्षिण भारत के 3 संगठनों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। ये 3 संगठन थे केरल का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ, जो 1994 में स्थापित हुआ था, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी और तमिलनाडु का संगठन मनीथा निथि परसाई यानी एमएनपी। सशस्त्र प्रशिक्षण और आतंकी फंडिंग पर वकील का कहना था कि सुरक्षा एजेंसियों से हमें फ़ोटो और वीडियो दिखाने के लिए कहिए। यह सब सोची समझी चाल है। पहले उन्होंने पीएफआई को बदनाम किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया और अब जनभावना अपने साथ करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और अगला कदम प्रतिबंध लगाना ही है। उनके मुताबिक पीएफआई को बदनाम करने के हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने कहा, जब भी उन्हें किसी को निशाना बनाना होता तो उनका नाम पीएफआई के साथ जोड़ देते हैं। सिद्दीक कप्पन को देखो, उमर खालिद को देखो, शाहीन बाग के आंदोलन से पीएफआई का कोई लेना देना नहीं था। यह सब प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित युवती बलात्कार के शिकार बनी थी। कप्पन पर आरोप लगाया गया कि वह शांति भंग करना चाहते थे और उनके पीएफआई के साथ गहरे रिश्ते हैं। वहीं उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों में से एक हैं, जिसका पुलिस ने पीएफआई से लिंक बताया है। तो इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पीएफआई के बारे में आपके मन में जो संकोच है वो दूर हुआ या नहीं हुआ? और क्या आरएसएस को लेकर आरएसएस बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो लगातार पीएफआई बैन होने के बाद जो लगातार मांगे उठ रही हैं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, तो आपकी सब पे पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं और जो हमने आपको बताया उस पर आप कितना सहमत हैं? जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम पवन है, शुक्रिया।